न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। इन तीनों को क्लासिकल मैकेनिक्स की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने बात किया था न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे, जहां पर कि हमने ये देखा था कि एक ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो वो हमेशा रुका हुआ रहेगा, और अगर वो एक स्पीड से मूव कर रहा तो हमेशा उसी स्पीड से उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा जब तक कि हम उस पे बाहर से फोर्स अप्लाई न करें। थोड़ा ज्यादा टेक्निकल टर्म में हमने ये देखा था कि जब बहुत सारे फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है तो उनका वेक्टर सम अगर 0 होता है तो उस पे कोई एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं होता है उस ऑब्जेक्ट पे। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये सिर्फ हमें बताता है कि फोर्स अप्लाई करे तो इसका जो मोशन है उस मोशन में चेंज होगा, और मोशन में अगर चेंज होगा तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम में चेंज होगा। मोमेंटम होता क्या है? हम जैसे मोमेंटम को डिफाइन करते हैं, हम कैसे डिफाइन करते हैं मोमेंटम को? मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर बॉडी एक्सिलरेटेड होता है, जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो एक्सिलरेटेड होगा, तो जब वो एक्सिलरेटेड होगा तो उसका वेलोसिटी में चेंज होगा, तो जब उसके वेलोसिटी में चेंज होगा तो m इंटू वी में चेंज होगा, तो मोमेंटम में चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज होता है। ये तो हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। लेकिन मोमेंटम में किस रेट से चेंज होगा ये फर्स्ट लॉ हमें नहीं बताता है। तो फर्स्ट लॉ इस फोर्स को क्वांटिफाई नहीं करता है, ये सिर्फ बताता है कि फोर्स क्या हो सकता है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, किस रेट से क्या हो तो फोर्स कितना होगा, ये नहीं बताता है फर्स्ट लॉ। इसके लिए है सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ इसी फोर्स को करता है क्वांटिफाई। कैसे? चलिए देख लेते हैं। तो सेकंड लॉ ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो मैं यहां बता दूं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब है टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि सिर्फ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कैसे, यहां तो टाइम रेट ऑफ चेंज होना चाहिए। तो भाई रेट ऑफ चेंज का मतलब ही टाइम रेट ऑफ चेंज होता है। अगर कुछ और रेट ऑफ चेंज हो तो उस रेट को बता दिया जाता है, अगर कुछ भी ना बताया जाए इसी का मतलब होता है टाइम रेट ऑफ चेंज, फिजिक्स में कम से कम। तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का जो मोमेंटम में चेंज का रेट है ये प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना फोर्स की उस बॉडी पे अप्लाई किया जाएगा। और मोमेंटम का चेंज का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन के साथ बराबर होता है। वैसे ये जो स्टेटमेंट है, ये जो क्लॉज है, इसे अगर आप न भी लिखे या इसे अगर इंक्लूड न भी किया जाए तो भी मतलब यही बनता है, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब इसमें जो चेंज इन मोमेंटम जो कि फोर्स के साथ प्रोपोर्शनल है उन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो ये हम अपने आप समझ सकते हैं। तो जो भी हो, शुरू में ये जो क्लॉज है ये आपको ज्यादा क्लैरिफाई करेगा चीजों को। तो ये तो हो गया एक तरह का इसका डेफिनेशन। इसी डेफिनेशन से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाएंगे कुछ ऐसे इस डेफिनेशन पे, जिसका कि मतलब होता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर वेक्टर फॉर्म में मैं लिखता हूं तो मैं यही कहूंगा फोर्स एज वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एज वेक्टर, क्योंकि यहां मास तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यहां एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। इस दूसरे स्टेटमेंट में हम आगे और भी काफी इंटेंस चर्चा करेंगे, फिलहाल तो अभी हम बात करेंगे इस पहले स्टेटमेंट पे। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस दूसरे स्टेटमेंट तक जो कि हमने यहां पर लिखा यहां तक पहुंचना है, और हम पहुंचेंगे इस पहले स्टेटमेंट से। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, यहां पर मान ले कि एक सरफेस है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हम अप्लाई करेंगे एक फोर्स। तो हमने इस पे अप्लाई किया एक फोर्स F मैग्नीट्यूड का फोर्स। तो इसका जो मोमेंटम है इस मोमेंटम में चेंज होगा। तो मान ले कि इसका जो मास है इस बॉडी का ये है m, और इसका जो अभी स्पीड है ये स्पीड है मान ले कि vi, इनिशियल स्पीड। तो ये फोर्स कुछ दूर तक अप्लाई किया गया। कितना दूर तक अप्लाई किया गया? ये बॉडी यहां तक पहुंच गया, यहां तक हमने इस फोर्स को अप्लाई किया। तो अब भी
बीच में जितना भी पोजीशंस थे यहां पर भी फोर्स, वही फोर्स अप्लाई हो रहा था, एफ फोर्स, यहां भी वही एफ फोर्स अप्लाई हो रहा था। तो यहां पर अंततः हमने देखा कि इसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी चेंज हो गया, यहां मास m ही रहेगा, वेलोसिटी vf हो गया। तो फोर्स अब तक अप्लाई किया गया। तो ये रहा वो ड्यूरेशन जहां तक कि फोर्स को अप्लाई किया गया। और अब हम क्या करते हैं, जो मोमेंटम है फर्स्ट केस में, इसे एक नाम दे देते हैं, चलिए पी इनिशियल मोमेंटम। और सेकंड केस में, द फाइनल केस जो है, उसमें जो मोमेंटम है इसे नाम दे देते हैं पी एफ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बताता है सेकंड लॉ का, ये बताता है कि फोर्स ये प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम में। तो इसे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो फिर हम इसी को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फोर्स जो है ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन मोमेंटम, जो कि होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही तो चेंज इन मोमेंटम होगा। और चेंज इन टाइम को डेल्टा टी से ही चलिए डिनोट करते हैं। तो इससे आगे हम इसी को कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम, जिसे कि हम लिख सकते हैं मोमेंटम, जैसे कि हमें पता है मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इस केस में इसका मास और इसका जो भी वेलोसिटी है, जो कि vf है इस केस में, तो ये हो गया मास इनटू वेलोसिटी। यहां पर भी इसका होगा मास इनटू वेलोसिटी, इस केस में वेलोसिटी है vi। तो हम यहीं पर ये लिख सकते हैं कि pf के जगह पे m vf माइनस पी आई के जगह मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, जितना भी टाइम लिया जा रहा है। और इससे आगे हम इसी को कुछ ऐसे कह सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, तो मास m को कॉमन आउट करते हैं, तो vf माइनस vi डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इसी से आगे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये क्या है, देखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां से यहां तक जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है। और हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम ये होता है एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में। तो चीजों को हम यहां ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, सिंपल रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि फोर्स अगर कांस्टेंट रहे तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही होता है। तो यहां से आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू, ये जो टर्म है ये तो अब एक्सेलरेशन बन गया, यही तो एक्सेलरेशन है। तो हमें मिला फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वेक्टर फॉर्म में अगर कहें तो यहां पर फोर्स एज वेक्टर, तो मास इनटू एक्सेलरेशन एज वेक्टर होगा। इसी से आगे एक लाइन हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू, जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वालिटी साइन लाएंगे तो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। सो ये रहा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए, जब पहली बार न्यूटन यहां तक पहुंचे थे तो तब तक लोगों को पता तो था कि फोर्स कुछ होता है और इससे क्या क्या हो सकता है, लेकिन फोर्स को तब तक डिफाइन नहीं किया गया था, इसका कोई डेफिनेशन नहीं था। तो न्यूटन के पास लिबर्टी था कि वो फोर्स को किसी भी तरह से डिफाइन कर सके। तो तब तो एसआई सिस्टम नहीं हुआ करता था, मैं बात करूंगा एसआई सिस्टम के हिसाब से। उन्होंने ये देखा कि मास इनटू एक्सेलरेशन के साथ एक टर्म मल्टीप्लाई करना होगा, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके हमें मिलेगा फोर्स। तो फिर अगर ये डिफाइंड नहीं है तो क्यों ना हम इसके डेफिनेशन को ही ऐसा बना दे कि ये जो k है इसका वैल्यू 1 बन जाए। कर ही सकते हैं। जैसे मान ले 1 किलोग्राम का एक मास है, इस पे एक फोर्स लगा, हमें अभी तक नहीं पता है फोर्स का डेफिनेशन क्या है, कितना फोर्स हो सकता है नहीं पता। एक फोर्स अप्लाई किया गया तो इस पे जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, मान ले कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। तो अब मान ले फोर्स ये जो डिफाइंड नहीं है, अगर हम कहें ये 2 यूनिट का है तो यही फोर्स
किसी ने डिफाइन नहीं किया था, पहली बार हम डिफाइन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, चीजों को सिंपल रखेंगे। तो हम कहेंगे 1 किलोग्राम इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा ये 1 इंटू 2 ही होगा। इस के को 1 बना दिया जाए चीजों को सिंपल रखने के लिए। उसी तरह से अगर मास 2 किलोग्राम का होता, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अगर एक्सेलरेशन क्रिएट होता, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 यूनिट का फोर्स होना चाहिए। वो 8 यूनिट का भी बना सकते थे, उनके पास वो लिबर्टी था। वो अगर 8 बनाते तो के का वैल्यू 2 हो जाता। वो अगर कहते हैं इस केस में 2 kg पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन के लिए जो फोर्स चाहिए वो 8 यूनिट का होगा, तो फिर इस के का वैल्यू 2 होता। लेकिन उन्होंने चीजों को सिंपल रखा और के का वैल्यू को 1 रखा। तो फिर ये मिला कि ये जो फोर्स है ये बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन के, और ये जो के है इस के का वैल्यू बन जाएगा 1। तो कुछ चूज इस तरह से किया गया फोर्स के डेफिनेशन को, फोर्स के यूनिट को, कि उसका जो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसका वैल्यू 1 बन जाए। अब ये फोर्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर नोटेशन में हम ये कह सकते हैं कि फोर्स एज वेक्टर ये बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन एज वेक्टर के। मैं यहां आपको बता दूं, एसआई सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट होता है, इन एसआई फोर्स का जो यूनिट होता है इसका यूनिट होता है न्यूटन। और इसी न्यूटन को हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1 न्यूटन जो है, 1 न्यूटन ये बराबर होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं 1 न्यूटन का, सो ये बॉडी जो है 1 किलोग्राम का है, तो इस पे जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। हाँ, यहां मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये जो न्यूटन है इसे अगर आप सिंगल लेटर में डिनोट करते हैं तो आप इस तरह से कैपिटल एन से डिनोट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं इसे कि ये है कैपिटल लेटर एन, जो कि न्यूटन को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन पूरा अगर लिखते हैं जैसे कि हम हमेशा करते हैं, जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल लेटर होता है। तो ये तो था न्यूटन का सेकंड लॉ। अब चलिए कुछ और भी देख लेते हैं। ये जो दूसरा स्टेटमेंट था ये क्या बताना चाहता है न्यूटन के सेकंड लॉ में, इसे थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। तो ये कहता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मेजर्ड फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम, ये इंपॉर्टेंट है इस स्टेटमेंट में, जो कि पिछले स्टेटमेंट में एब्सेंट था। ये बराबर होगा वेक्टर सम। सम अब वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो फोर्स का अगर सम आप पता करें, नेट फोर्स अगर पता करें, तो जो हम सम करते हैं, इसे जोड़ते हैं, वो वेक्टर सम होता है, अलजेब्रिक सम नहीं होता, स्केलर सम नहीं होता है। तो उसका जो वेक्टर सम होगा सारे फोर्सेस का डिवाइडेड बाय इसका जो मास होगा। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सारे फोर्सेस का वेक्टर सम, जो कि एफ है मान ले, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मास। एज वेक्टर आप ऐसे भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये यही वाला स्टेटमेंट है। लेकिन यहां पर स्पेशल चीज जो है, जो खास बात है, वो ये है इनर्शियल फ्रेम। ये क्या कहना चाहता है कि अगर कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम हो तो क्या ये एप्लीकेबल नहीं होगा ये वाला फॉर्मूला? बिल्कुल। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो तो ये वाला स्टेटमेंट आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़ा डिटेल्स में कि हम सबसे पहले देखेंगे कि हम इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है। अगर मान ले कि आप एक कार में हैं, आप एक बस में हैं, मान लेते हैं, तो आप एक बस में हैं, बस अगर रुकी हुई है तो ये आपके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये बस के अंदर आप है, तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपके रेस्पेक्ट में, ये बस ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, अगर इसका स्पीड जो है ये कांस्टेंट रहे, तो भी आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। लेकिन अगर आपके मोशन में एक्सीलरेशन रहे तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। यहां पर आप सिंपली ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और आगे धीरे धीरे आगे के वीडियोस में ये और क्लैरिफाई होते जाएगा जब हम स्यूडो फोर्सेस में बात करेंगे। तो मान ले कि आप इस बस में हैं और आप सीट में बैठे हुए हैं। आपको ये रियलाइज करना होगा इसे। आप मान ले बस में हैं और ये मान ले सीट है, आप जिस सीट में बैठे हुए हैं, और ये है आप यहां बैठे हुए हैं
मैं बहुत गंदा ड्राइंग करता हूं। सो आप यहां पर बैठे हुए हैं। अब बस जो है, ड्राइवर ने इसे स्टार्ट किया और बस मूव करना शुरू कर दिया, और शुरुआत में इसमें एक एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। ऑब्वियसली बात है, बस रुकी हुई थी, इसे स्पीड चाहिए होगा, सर्टेन स्पीड चाहिए होगा, तो इसे एक एक्सीलरेशन में मूव करना होगा, तब जाके इसे स्पीड मिलेगा। तो इसे एक एक्सीलरेशन मिला। मान ले, बेहतर समझने के लिए, ड्राइवर ने जो एक्सीलरेटर है उसे बड़े तेजी से दबा दिया, तो ये बहुत तेजी से एक्सीलरेट करेगा ये गाड़ी। तो आप ये फील करेंगे जैसे कि आपको कोई पीछे की तरफ धकेल रहा है, लेकिन इन रियलिटी क्या आपको कोई पीछे की तरफ धकेलता है? क्या आपके बॉडी को कोई सीट में जाके दबा के रखता है? कोई तो फोर्स अप्लाई नहीं करता है, लेकिन आप यहां पर एक स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, कोई आपको फोर्स अप्लाई नहीं करता है। यही रीजन है, जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहेंगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। हाँ, ये मॉडिफाइड वर्जन में अप्लाइड होगा, इसे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा और तब जाके ये अप्लाई होगा, इसी तरह का कुछ फॉर्मूला। लेकिन एग्जैक्टली आप नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए ये नहीं कह सकते कि एक बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो उसका जो फोर्स उस पर अप्लाई होगा डिवाइडेड बाय उसका जो मास है, ये आप नहीं कह सकते ये। क्योंकि यहीं पर अगर आप फ्रीली छोड़ देते सरफेस में अगर एक मार्बल को फ्रीली छोड़ देते तो बस अगर ए एक्सीलरेशन से आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये जो मार्बल है, ड्यू टू इट्स इनर्शिया, ये भी पीछे की तरफ ए एक्सीलरेशन से मूव करेगा। लेकिन हमें ये दिखेगा, अगर आप यहां अंदर बैठे हुए हैं तो आपको ये दिखेगा कि कोई इस पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन इसका मास अगर मान ले स्मॉल लेटर एम है तो इसे ए एक्सीलरेशन मिल रहा। तो यहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा, लेकिन आप ये पाएंगे कि एक्सीलरेशन नॉन जीरो होगा। तो यहां से आप ये नहीं कह सकते कि इस मार्बल पे जितना भी फोर्स अप्लाई होगा वो मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर है, ऐसा आप इस केस में नहीं कह सकते हैं। किस केस में? जब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो ये था न्यूटन का सेकंड लॉ, थोड़ा ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ और भी बाकी बहुत सारे मुद्दों पर। तो तब तक के लिए गुड बाय।